हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम आपकी थर्ड थीम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी CAPF पेपर टू प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज़ तो आपको पता होगा, ये CAPF पेपर 2 का रामबाण एक सीरीज़ है जिसमें हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स जो आपके CAPF पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री को डिस्कस करने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न सबसे पहले प्लीज़ लुक एट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस द सिलेबस। सिलेबस में अगर हम देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी एक कीवर्ड गिवन है आपके पेपर 2 का। उसके अलावा अगर हम देखें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ चुके हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपका आया था फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग। ओके, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, अगर वहाँ पे आपने इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं की, इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से नहीं समझा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में क्या ग्रोथ है, सेकेंडरी जो आपका सेक्टर है उसके अंदर क्या ग्रोथ है, तो आप शायद इसमें यू कैन नॉट एबल टू राइट इट, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के तीनों एक पिलर होते हैं। आप देखोगे सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर का भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आप इंडस्ट्रीज को कोट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री अगर हम देखें तो सबसे पहले जब हमने थीम नंबर 1 और 2 जो डिस्कस की थी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हमने सबसे पहले दिखे थे। ये थीम 1 के अंदर भी ऑब्जेक्टिव थे जब हमने डिस्कस किया था दिस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जब उसको डिस्कस किया था तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? अगर हमें इंडस्ट्रीज़ की जो प्रेजेंटली आप देखोगे जो उनका स्टेटस है, जो उनके इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, क्या हमारी इंडस्ट्री आज के टाइम पे ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये सभी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ को देखें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डबलिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट बाय 2022, ये हमारा करंट ऑब्जेक्टिव है। 2022 खत्म होने वाला है। ओके, तो इसमें अगर हम देखें डबलिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, तो इससे पहले हमें ये देखना है कि GDP कंट्रीब्यूशन कितना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या फिर सेकेंडरी सेक्टर का। वो आपका 25.92% है। और जो कि हमने 2011 के अंदर जब हमने देखा था 2011 के अंदर उस टाइम पे जब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जब आई थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में वी बेसिकली प्रॉमिस और वी बेसिकली पुट अ टारगेट कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25% से ग्रो होना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 में हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टिल बेसिकली ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 12.5%। ओके, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के अंदर आई थी, उसमें यह भी था कि मिलियंस ऑफ ग्रो दिस जॉब्स अपॉर्चुनिटी शुड बी क्रिएटेड। ठीक है, अभी तक वो नहीं है, मिलियंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इंडस्ट्रीज़ के अंदर? इंडस्ट्रीज़ के अगर अब दूसरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इंडस्ट्री 4.0 अडॉप्टेशन, इसको हम दूसरे वर्ड्स में अगर बोल सकते हैं तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है इसमें। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इसमें बात हो रही है, राइट। क्यों फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, क्यों हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम पे ऑटोमेशन की बात हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, उसके साथ आप देखेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सभी चीज़ें। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है अभी भी आप देखोगे ये बहुत ऑब्सोलेट है। जो टेक्नोलॉजी इसमें आप देखोगे इसमें बहुत सारी लेबर का यूज़ होता है, ऑटोमेशन नहीं किया गया है। और आपको पता है आने वाले टाइम पर जो लेबर है वो क्या होने वाली है, इट विल बी कॉस्टली। लेकिन चाइना के अंदर भी आपने देखा होगा, चाइना जो आज सक्सेसफुल एक एक्सपोर्टिंग कंट्री जो बना है, एक एक्सपोर्ट मॉडल जो बना है, उसके पीछे रीज़न यही था कि चाइना के अंडर चीप लेबर थी। लेकिन अब वहाँ पे देखा जो पॉपुलेशन एजिंग होने शुरू हो गई है, अब वहाँ पे जो लेबर की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। अब आने वाले टाइम पे जो लेबर पहले चीप अवेलेबल होती थी, अब वो वहीं पे वो लेबर ज़्यादा पैसों में अवेलेबल होगी, तो वो जो कॉम्पिटेंसी है, जो उसकी प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमें देखना है। ओके, तो इसीलिए हमें ऑटोमेशन की तरफ मूव करना है, राइट। अब कॉन्स्ट्रेंट क्या क्या है इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में? अगर हम देखें तो व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट बिहाइंड? पहला हम देखेंगे रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। अगर हम रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी देखें तो ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है। आप देखते होंगे जैसे रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी या फिर इट बेसिकली लोअर्स द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अगर मैं बात करूँ कि इंस्टेंटली आपके देश में कभी डिमोनेटाइजेशन हो जाए, कभी मेजर चेंजेस जैसे लाइक GST इम्प्लीमेंटेशन हो जाए विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन, डिमोनेटाइजेशन आपके देश में इम्प्लीमेंट हो जाए, तो ये आपके क्या दिखाता है कि यहाँ पर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़ है, राइट। सो इट्स ए पॉलिटिकल डिसीजन। दूसरा आप देखोगे इन्वेस्टमेंट के अंदर आप देखोगे साइक्लिक स्लो डाउन सिंस 2011-12, 2011 से 12 तक
अभी भी स्लो डाउन चल रहा है। वैसे 2008 से ही स्लो डाउन चल गया था, जब आपको पता होगा द ग्रेट रिसेशन जिसको बोलते हैं। 2011-12 से ऐसा क्या साइक्लिक स्लो डाउन है? वैसे साइक्लिक स्लो डाउन का अगर आप मतलब देखोगे, पीरियड ऑफ वीक इकोनॉमिक ग्रोथ ऑकर्स एट इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल पे वीक इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक स्लो डाउन। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, चेंजिंग डेमोग्राफीज, ठीक है, कस्टमर बिहेवियर, जीएसटी इंप्लीमेंट कर देते हो आप, डीमोनेटाइजेशन यहाँ पे लग जाता है। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है? स्लो डाउन होता है। और ऑन द अबव ऑफ इट कोविड-19, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ग्लोबल स्लो डाउन होता है, डोमेस्टिक डिमांड आपकी गिर जाती है। तो ये साइक्लिक स्लो डाउन के फीचर्स हैं, ये रीज़न है इसके पीछे। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमेशन हो गया, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इंट्रोडक्शन हो गया। डेमोग्राफिक चेंज के मतलब जो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन होती जा रही है, आपके पास चीप जो लेबर फोर्स नहीं है, क्वालिटी लेबर फोर्स नहीं है। अब तीसरा हम रीज़न देखते हैं टेक्नोलॉजी अडोप्शन। और क्या क्या कॉन्स्टेंट हो सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो आज के टाइम पे अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, उसके पीछे और क्या रीज़न है? टेक्नोलॉजी अडोप्शन। जैसे हम एआई का अडोप्शन नहीं करें लार्जर स्केल पे, डेटा एनालिटिक्स, मतलब जो बिग डेटा एनालिटिक्स हैं, जो सेंटर्स हैं, उनको हम अच्छे से एनालाइज नहीं करें। जो हमारा डोमेस्टिक डेटा भी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम डेटा साइंस के थ्रू अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे, उसको मॉड्यूलेट नहीं कर रहे जो हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि रोबोटिक्स एंड एडोप्शन इज़ अ चैलेंज फॉर एसएमईज, जो स्मॉल मीडियम एंड दिस स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंडर जो हैं, ये सभी जो नई टेक्नोलॉजी है बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे एडोप्शन करना। क्यों? उनके पास स्केलेबिलिटी नहीं है, प्लस उनके पास लिमिटेड पैसा है। ये रादर देन दे विल बी स्पेंडिंग ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर और द वर्किंग एक्सपेंडिचर, या वो टेक्नोलॉजी में बेसिकली इन्वेस्ट करे। तो उनके पास दो ही ऑप्शन है। तो वो जो वर्किंग कैपिटल उनको चाहिए तो वो भी बहुत मिनिमम है। सो रादर देन इन्वेस्टिंग इन द टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के अंदर वो वर्किंग कैपिटल अपनी बचा के रखते हैं, जिससे वो डेली जो इनपुट उनको चाहिए होता है, इनपुट कॉस्ट जो उनकी लगती है, उसमें वो काम कर सके। उसके बाद आप देखिए डेटा सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी इन ट्रांसमिशन, ये सभी चीज़ें आपकी क्या है? प्रॉब्लम आती है जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ रीज़न क्या है कि आपकी इंडस्ट्रीज अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई है इंडिया के अंदर। अनदर रीज़न इज़ एक्सपोर्ट हमारा लो है। दूसरा, इनसफिशिएंट डोमेस्टिक डिमांड है। डोमेस्टिक डिमांड क्यों इनसफिशिएंट है? एक तो कोविड-19 हुआ, ठीक है। कोविड-19 होने से, प्लस कोविड-19 से पहले आप देखोगे डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसने भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे अफेक्ट किया, ओके। कोविड-19 के दौरान सबको पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ और आप देखोगे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं इससे इम्पैक्ट होने के बाद आप देखोगे एमएसएमई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं, लोगों की जॉब छिन गई, ठीक है, लोगों के पास जॉब नहीं रही। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव एन अश्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम, तो आप कैसे बेसिकली इन्वेस्ट करेंगे इन सभी चीज़ों में? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या फिर टू व्हीलर इंडस्ट्रीज़ में आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हमें देखने को मिला आफ्टर द कोविड-19, ओके, पैंडेमिक। लॉकडाउन वहाँ पे लग गया तो पूरे सेंटीमेंट्स ही ख़त्म हो गए, मतलब आप देखोगे लोगों के पास सरप्लस इनकम नहीं थी, बहुत सारे इश्यूज़ थे। उसके बाद देखिए चैलेंजेस टू डूइंग बिजनेस से पहले एक बार हम देख लें एक्सपोर्ट लो क्यों हुआ। वाई डू हैव लो एक्सपोर्ट इन इंडिया? पहला, ग्लोबल स्लो डाउन है, नो डाउट ग्लोबल स्लो डाउन है। यूएस इज़ ऑल्सो स्लोइंग डाउन, यूरोप इज़ ऑल्सो स्लोइंग डाउन, रशिया इज़ ऑल्सो एंड चाइना इज़ ऑल्सो स्लोइंग डाउन। तो ग्लोबल स्लो डाउन है तो हम एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे इंडिया के नेबरहुड में हम देखेंगे लैक ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। आप देखोगे फिजिकली हम कनेक्ट तो हैं, बट आपको जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट और एयरवेज़ के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, पोर्ट के थ्रू, ये सभी चीज़ें अभी अच्छे से कनेक्टेड नहीं हुई हैं। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, उन्होंने कहा कि साउथ एशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट दिस लेस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बहुत कम है तो मतलब वहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है। सो दीज आर द रीज़न जो हमारा नेबरहुड के अंदर जो हमारी ट्रेड है वो उसको कम करती है। उसके बाद देखेंगे और क्या कॉन्स्ट्रेंट है। चैलेंजेस टू डूइंग बिजनेस करने में क्या चैलेंजेस आते हैं। पहला, जैसे आप ट्रेड लिबरलाइजेशन 1991 से पहले जो आप बात करोगे कि 1991 के अंदर तो हमारा एलपीजी रिफॉर्म आ गया था, उसके बाद हमने बेसिकली भी रिड्यूस द इम्पोर्ट टैरिफ और ट्रेड लिबरलाइजेशन जब हमने कर दिया था, ओके।
तो उससे पहले ये सभी प्रॉब्लम थी हमारी कंट्री के अंदर, उससे पहले ये सभी प्रॉब्लम थी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बाहर से FDI नहीं आ सकी, बाहर से कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम लेके नहीं आ पाए। ओके, तो ये सभी रीज़न था। सो ट्रेड लिबरलाइजेशन, फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट और इनफॉर्मल इकॉनमी। इनफॉर्मल इकॉनमी का मतलब है आज भी इंडिया के अंदर 90% ऑफ द वर्कफोर्स स्टिल वर्किंग इन द इनफॉर्मल इकॉनमी या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे इंडस्ट्रीज अभी तक ग्रो नहीं कर पाई। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड के अंदर आप देखेंगे डिमांड जनरेशन हो सकती है कि डोमेस्टिक डिमांड को हम दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। कैसे? आत्मनिर्भर पैकेज हमने दिया था ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस। 10% ऑफ द GDP बेसिकली आत्मनिर्भर पैकेज में आप देखोगे कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ों पर खर्च कर रहे थे जिससे जनरेशन, डिमांड जनरेशन हो सके। उसके बाद आप देखोगे MSME को हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, क्रेडिट गारंटी टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये CGTMSE। तो MSME के अंडर इनको क्या दिया गया, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर क्रेडिट गारंटी टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, इसके अंदर उनको लोन दिए गए बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है, टू बेसिकली ड्राइव द और टू बेसिकली इंक्रीज द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट और दिस कंजम्पशन और जनरेशन। उसके बाद आप देखोगे इंडस्ट्रियल इंफ्रा ऑगमेंटेशन। इंडस्ट्रियल इंफ्रा ऑगमेंटेशन में हम बात करेंगे जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, डिफेंस कॉरिडोर की। सो लेट्स सी डिफेंस कॉरिडोर या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होते हैं। Industrial corridors are crucial to the development of industry in an economy. They provide not just the best connectivity and infrastructure to the industry, but also support the region by developing smart cities around the industrial hubs, providing employment opportunities and bring about social and economic growth of the region. The National Industrial Corridor Program is aimed at creating futuristic industrial cities that can compete with the best manufacturing and investment destinations in the world. It aims to provide complete plug-and-play infrastructure along with developing new industrial cities as smart cities. The National Industrial Corridor Development and Implementation Trust was established in 2016 by expanding the scope of the existing. आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के अंदर प्ले एंड प्लग जो मॉड्यूल लगता है कि आपको जिस भी चीज़ों की ज़रूरत होती है यू कैन यूज़ इट देयर ओनली। ओके, डिफेंस कॉरिडोर आपको पता होगा कौन कौन सी स्टेट के अंदर है, एक तो यूपी के अंदर, एक तमिलनाडु के अंदर डिफेंस कॉरिडोर, जहाँ पे आप क्या पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक इकोसिस्टम वहाँ पे बनाते हैं। डिफेंस इंडिजिनाइजेशन का जो पूरा आप देखोगे सर्कल यहीं पे चलता है यूपी एंड तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे होता है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे आके काम करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे सभी चीज़ें होती हैं इन दिस डिफेंस कॉरिडोर। ओके, उसके बाद अगर हम देखें और कौन से गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव है जिससे हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को अच्छा कर सके। सागरमाला प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, भारतमाला प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, ओके, और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो मैंने अभी आपको दिखाया था। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के अंडर वन पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक विल बी रिजर्व्ड फॉर अ ट्रेन जो कि आपकी क्या कैरी करेगी, गुड्स को कैरी करेगी। ओके, उसके बाद आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेसेस, आप देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का करंटली क्या रैंक है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में करंट रैंक क्या है इंडिया का, ये आपको बताना है। और क्या देखते हैं वे फॉरवर्ड के अंदर, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। G20 के अंदर तो हम ये देख सकते हैं कि G20 अब जब इंडिया इसको प्रिसाइड करेगा जनवरी से, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे G20 बेसिकली एज अ ग्रुप ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज, एडवांस्ड इकोनॉमी का ग्रुप है। आप देखोगे इसमें सभी ऑल दोज इम्पोर्टेंट कंट्रीज जिनकी बेसिकली दे आर डेवलप्ड और दे आर मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड और डेवलपिंग है, ठीक है, ये G20 के अंदर है। हालांकि हम बता सकते हैं कि इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ होगा तभी ये डेवलप्ड है, तो इनसे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड क्या अप्रोच हो सकती है इफ़ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड या फिर इंडस्ट्रीज़ में हमें ग्रोथ जो बढ़ानी है, हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। आप एक रिपोर्ट पढ़ोगे RBI की, आप पढ़ लीजिए ना, एक रिपोर्ट पढ़ना जिसके अंदर लिखा गया है कि जो प्रोजेक्ट डिलेज़ हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट डिले से हमें इतना ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट की अगर कॉस्ट 10 करोड़ है, अगर वो 6 महीने डिले हो जाए तो उसकी कॉस्ट जो है 12 से 13 करोड़ हो सकती है।
ओके, तो ये प्रोजेक्ट डिले जो है ये हमें कम करना पड़ेगा। पोर्टल फॉर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स एड्रेस रोड ब्लॉक इन रियल टाइम बेसिस। तो गति शक्ति एक प्लान है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, ये कनेक्ट कर सकते हो आप। दूसरा आप देखो कि सेल्फ सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेंसी। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेंसी का मतलब है आप मेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर भी जो आप देखोगे सेल्फ रिलायंट इंडिया, फिर आत्मनिर्भरता की बात होती है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम डोमेस्टिकली हर एक चीज़ का प्रोडक्शन करें, तो क्लस्टर अप्रोच होनी चाहिए, जो मैंने आपको बोला प्लग एंड प्ले मॉडल जो है। उसके बाद आप देखोगे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। कोई भी आप देखोगे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम आपकी हर एक स्टेट के अंदर है, और ये डिपेंड करता है सेक्टर टू सेक्टर। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपको मिलेगा। हर एक आपको रेलवे के अंदर मतलब आप देखोगे, इसमें आप एयरलाइंस के अंदर आप देखोगे, रियल एस्टेट के अंदर आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको सपोज कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए पहले आपको लैंड एक्विजिशन करनी होगी, फिर गवर्नमेंट से बात करनी होगी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा, ठीक है, फिर उसमें फूड सेफ्टी फसाई की क्लियरेंस लेनी होगी, क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या होती है, जो इंडस्ट्रीज़ होती थी वो बाहर की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आती थी, उनको नहीं पता कि कहाँ पर जाना है, कैसे करना है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से अब उनको उनकी भागदौड़ कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस आएंगी, जो बिजनेस सेंटिमेंट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। दूसरा हम देखेंगे लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आपको पता है। अब लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या होगा, क्योंकि आपको पता है जब तक आपका लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होगा, जब तक आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक आपको ये नहीं पता कि आप रोड के थ्रू इतना सारा वॉल्यूम जो है जो आपकी ट्रेड का यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब तक आपको ये नहीं ये एश्योरिटी या फिर ये कैपेबिलिटी आप ड्राइव नहीं कर लोगे कि आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाए, तब तक आपकी इकोनॉमी ग्रो अच्छे से नहीं कर सकती। क्योंकि अगर हम देखें जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है जीडीपी की, दैट इज़ अराउंड 40%, 14%। बट आप देखोगे जो स्टैंडर्ड होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ की वो 8% ऑफ द जीडीपी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंडर, अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुई है, हम अपनी 14% से 8% की जीडीपी कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो यहाँ तक लेके आना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और क्या कर सकते हैं हम टू रिवाइव बिजनेस सेंटिमेंट्स और इंडस्ट्रीज़ को। उसके बाद हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन रोबस्टनेस, वेयर हाउसेस का हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज चेन यहाँ पे बना सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज चेन में आप क्या रख सकते हो, फ्रेजाइल गुड्स, ठीक है, पेरिशेबल गुड्स जो पेरिशेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मार्केटिंग लोकल ब्रांड, तो इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर आप देखोगे कैंपेन भी चलाई थी, वोकल फॉर लोकल। उसके बाद आप देखोगे ई कॉमर्स के अंदर एक नया बूस्ट आया गिग इकोनॉमी का, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी बॉय आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको आप देखोगे बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं गिग इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। हालांकि दे आर नॉट बेसिकली इंक्लूडेड अंडर एनी सोशल सिक्योरिटी नेट, बट ये बहुत बड़ा एक सिस्टम बन चुका आज के टाइम में ई कॉमर्स वाला, ठीक है, गिग इकोनॉमी। अब देखते हैं एफडीआई इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स प्लस बायबैक एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। एफडीआई इन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर डिफेंस के एटलीस्ट, तो डिफेंस के अंदर कितना एफडीआई अभी तक अलाउड किया है गवर्नमेंट ने थ्रू ऑटोमेटिक रूट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। और भी आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर बेसिकली ओपनड फॉर द एफडीआई। 100% एफडीआई आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहाँ पे लेके आ सकते हो। ओके, पहले क्या होता था, आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट अप्रूवल आपको लेना पड़ता था किसी भी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो गवर्नमेंट अप्रूवल लेने में टाइम लगता था, नेपोटिज्म होता था, फेवरेटिज्म होता था, ये सभी चीज़ें होती थी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया का जो रैंक है कम था, ठीक है, करप्शन होता था। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या आपने सुना है कि इंडिया के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है? एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज चल रही है जिसमें हम जो पीएसयूज़ हैं उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। तो ये आपका नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है उसके अंडर ये प्रोजेक्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बाद आप देखिए डिजिटाइजेशन ऑफ अप्रूवल्स, आप ऑनलाइन अप्रूव कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम को। उसके बाद देखोगे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज एकेडमिया कनेक्ट, मतलब जो डिमांड है इंडस्ट्रीज़ की, जो उसको स्किल चाहिए, जिस तरह की स्किल की डिमांड है वो आज के टाइम पे हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे नहीं वो मिल रही। तो इसको ब्रिज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री एकेडमिया जो गैप है उसको ब्रिज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे ई कॉमर्स का मतलब है, पहले तो ई कॉमर्स को थ्राइव करने के लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन चाहिए,
इंटरनेट आप देखोगे फैसिलिटी चाहिए। दूसरा डिजिटलाइज पेमेंट, यूपीआई यहाँ पे आ गया, ठीक है। लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे अमेजन का जो फुलफिलमेंट सेंटर होता है, और इसके बाद आप देखोगे फ्लिपकार्ट का फुलफिलमेंट सेंटर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं फॉर वट, टू ब्रिंग द एफिशिएंसी। ये नहीं कि कोई चीज़ आपने ऑर्डर की और वो महाराष्ट्र से चल के दिल्ली आ रही है। तो यहाँ पे आप एक बीच में एक ऐसी चीज़ यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट करते हैं जहाँ से ट्रांसफ़र करना या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम होती है। नेक्स्ट इज़ हार्मोनाइजिंग इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये भी होना चाहिए। मतलब आप देखोगे डिफेंस इंडिजिनाइजेशन की जब हम बात करेंगे कि जो हमारे इंडिया के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, मिसाइल आप बात कर लीजिए या फिर जो भी आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप असोल्ट राइफल की बात कर लीजिए, तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को भी मीट करने चाहिए। इसीलिए फिर हम जब ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करेंगे तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, राइट। जैसे मेडिकल डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो जो ए ग्रेड होने चाहिए हमारे मेडिकल डिवाइसेस जो हम बनाते हैं, जो हार्ट में स्टंट डलता है या फिर आप देखोगे नी के अंदर जो नी ट्रांसप्लांट होता है, वो भी चीज़ें। उसके बाद आप देखिए एमएसएमई के अंदर क्या इश्यूज़ हैं। एमएसएमई के अंदर आप देखोगे इश्यूज़ जैसे सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट प्रोग्राम। इन इश्यूज़ को कम करने के लिए एमएसएमई में हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिव, एग्री बिजनेसेस और फैशन, ये देयर आर सर्टेन सेक्टर्स अंडर एमएसएमई। जैसे ऑटोमेटिव सेक्टर है, एग्री बिजनेस सेक्टर है, छोटे छोटे कारोबार आपने देखे होंगे एग्री बिजनेसेस के अंदर। विलेजेस के अंदर आपने देखा होगा कि पिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, वो पापड़ बनाने की फैक्ट्री ऐसे ऐसे कुछ लगा लेते हैं, तो एग्री बिजनेसेस के अंदर आ गया। हनी मतलब शहद तैयार करके बेचना, ये भी एग्री बिजनेसेस के अंदर आ गया, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट और इस तरह की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी खेती होती हैं। उसके बाद फैशन, मतलब आप देखोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मतलब फैशनेबल क्लोथ्स हैं, उसको भी एमएसएमई के अंडर अब लेके आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मेगा फूड पार्क्स, जहाँ पे आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो आपके एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लेज हो गया और डिफरेंट जो आपके बिस्किट्स हो गए, ये सभी चीज़ें मेगा फूड पार्क के अंदर आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एक ऐसा इकोसिस्टम आप उन इंडस्ट्रीज़ को बना के दे सकते हो। ओके, उसके बाद आप देखिए इंडस्ट्रीज़ 4.0 का मतलब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात है। इसमें आपको किसकी हेल्प चाहिएगी, हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, IITs, NITs, IISc बेंगलोर, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए डेवलप कर सकते हैं। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हमें डिलीवर कर सकते हैं। कल भी हमने बात किया था इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कि लैब टू बेसिकली लैंड में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। जो आप लैब में डेवलप करते हो और जो ग्राउंड पे आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, बहुत टाइम है, उसके बीच में टाइम लैग है। इंडस्ट्रीज तक वो टेक्नोलॉजी पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इस टाइम को हमें कम करना होगा। उसके बाद इंसेंटिवाइज कर सकते हैं एमएसएमई को, दैट मैन्युफैक्चरिंग सेंसर्स, एक्चुएटर, ड्राइव्स, मोटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी चीज़ों के लिए। उसके बाद रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे आपके जो इक्विपमेंट है दे आर नॉट रिलायबल, आप देखोगे, इसीलिए एयरक्राफ्ट या फिर सिविल एविएशन में हमारे ऐसे जो आप देखोगे जो इक्विपमेंट्स उनको यूज़ नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट मच रिलायबल। इसीलिए आप अमेरिकन या फिर यूरोपियन ग्रेड के ऐसे कुछ लेके आते हो बाहर से। लास्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस सिंपली ये है कि विंडो है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इसके अंदर है। ज्योग्राफिक प्लानिंग एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, मतलब GIS बेस्ड आप जियो टैग कर सकते हो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को। एक तो वहाँ पहुँचना आसान हो सकता है और वहाँ पे आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उसको ट्रैक करना किसी भी इंडस्ट्रीज़ को, अगर वहाँ पे GIS बेस्ड मैपिंग सिस्टम है तो। ओके, तो आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये सब कुछ ही था। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव क्या, हमारे डबल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। ओके, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट है जो हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, सो दीज आर द कॉन्स्ट्रेंट। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये आपका थीम नंबर 3 था। कल हम फिर थीम नंबर 4 डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो आपके CAPF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पेपर 2। ओके, सो थैंक यू गाइस।